Welcome back, dosto. You are with Professor Himal Daftari once again. Now, here what we are going to start on is the discussion of your model test paper number 2. हमने मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है और अभी हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 पे जा रहे हैं। यहाँ पे what we are going to discuss as of now are MCQs which are based on statistics. मतलब दोज 40 MCQs ऑफ स्टैटिस्टिक्स उसका डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। हम सीधा जाते हैं MCQ नंबर 61 पे। 61 से 100 दीज आर द MCQs विच आर बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। तैयार है तो चलो चालू करते हैं अपना ये सेशन। सीधा MCQ नंबर 61 यहां से MCQ नंबर 61, ठीक है। 61 से 100 ये आज का अभी का अपना जर्नी है। क्वेश्चन नंबर 61, मॉडल टेस्ट पेपर 2, मॉडल टेस्ट पेपर 2 MTP मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2। Here our journey is from 61 to 100 statistics, ठीक है। चलो आ जाओ। Now the distribution of profits of a company follows. Profits of a company follows bell-shaped frequency curve. Profits, see profits of a company जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है या तो पॉजिटिवली स्क्यूड रहेगा या तो फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड रहेगा या तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होएगा कि प्रॉफिट हमेशा बढ़ते ही जाएगा, एक पर्टिकुलर स्टेगनेंसी आ जाएगा, फिर डिप्रेशन भी आएगा। तो बेल शेप्ड कर्व जो है इज द एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, मीडियन अगर है, मीडियन या पार्टीशन वैल्यू, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल कुछ भी पूछा गया तो ओजाइव कर्व जो है लेस देन टाइप ओजाइव, दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट कर्व। frequency density corresponding to the class interval is the ratio of, frequency density है तो class frequency divide by class length, class frequency divide by class length, this is frequency density. Standard error can be described as, see standard error is not an error, it is a standard deviation of statistics. Standard error is a standard deviation of statistics. In a group of person, average weight is 60 kg. If the average of males and females taken separately is 80 kg and 50 kg respectively, find the ratio of number of males to that of number of females. ठीक है, तुम्हारे पास टोटल एवरेज ऑफ ऑल पीपल है, तुम्हारे पास एवरेज ऑफ मेल है, एवरेज ऑफ फीमेल है, तो ऑब्वियसली यहां पे सीधा क्लिक होना चाहिए कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। यहां पे MCQ नंबर 65। Now males, females combined, N1 N2 N1 plus N2 एक भी वैल्यू नहीं है। X1 बार मेल का एवरेज इज 80, X2 बार फीमेल का एवरेज इज 50 and combined average is a 60, combined average X bar is a 60। चलो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फार्मूला अप्लाई करते हैं।
x bar is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar अपॉन n1 प्लस n2। करेक्ट है गाइस, एकदम ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ। x bar 60 is equal to n1 into 80 plus n2 into 50 अपॉन n1 प्लस n2। चलो ये n1 प्लस n2 इधर चला गया, तो 60 n1 प्लस 60 n2 इज इक्वल टू 80 n1 प्लस 50 n2। यहां पे 50 n2 60 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 n2 बचेगा, और यहां पे 60 n1 80 n1 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 20 n1। सो 10 अपॉन 20 is n1 upon n2. So therefore ratio of n1 is to n2 is 1 is to, यहां से 0 चला गया, 1 is to 2, 1 is to 2. So number of males is to number of female, ये ratio 1 is to 2 का है, 1 is to 2. According to that option D is the correct answer. The ratio of number of males to that of number of females, यही ढूंढना है, यही ढूंढना। ठीक है, आओ आगे। A train covered the first 5 kilometers of its journey at a speed of 30 kilometers and the next 15 kilometers at a speed of 45 kilometers per hour. The average speed of the train is average speed. सी एवरेज स्पीड आया ना, मतलब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले जो क्लिक होना चाहिए वो हार्मोनिक मीन क्लिक होना चाहिए एवरेज स्पीड में, बराबर। अभी यहां पे सिचुएशन क्या है कि दो अलग डिस्टेंस दिया है, दो अलग स्पीड दिया है, दो अलग डिस्टेंस दो अलग स्पीड, और आपको एवरेज स्पीड मतलब कंबाइंड एचएम, ये सम जो है इनडायरेक्टली कंबाइंड एचएम का हो गया, कंबाइंड एचएम का मतलब 66। लेट अस कंसीडर ग्रुप 1, ग्रुप 2, N1 N2 H1 H2। पहले वाले का 5 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 30, 5 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 30, और दूसरा है 15 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 45, 15 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 45। अभी कंबाइंड एचएम का फॉर्मूला क्या, कंबाइंड एचएम, सो इट इज N1 प्लस N2 अपॉन N1 by H1 plus N2 by H2. This particular sum is to be solved with the help of a concept of combined HM. So this is equal to 5 plus 15 divided by 5 by 30 plus 15 by 45 plus 15 by 45। आ जाओ, 5 divide 30 m plus 15 divide 45 m plus, ये दोनों चीज मेमोरी में ऐड हो गया। अभी न्यूमरेटर 5 प्लस 15 20, 20 डिवाइड MRC equals 40. So your average speed is 40 kilometers per hour, 40 kilometers per hour. According to that, option B is the correct answer, 40 kilometers. Next, 67. 2x plus 3y plus 4 is a 0. Variance of x is 6. Variance of y निकालने का, ठीक है। पहले तो लीनियर इक्वेशन है,
ये तुम्हारा 67 2x प्लस 3y प्लस 4 इज 0 2x प्लस 3y प्लस 4 वेरियंस ऑफ x 6 है एंड वेरियंस ऑफ x 6 है ध्यान रखना सी जब भी ओरिजिन और स्केल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो डिस्पर्शन आया तो x और y को इक्वल टू साइन के अलग अलग बाजू रखने का सो 3y इज माइनस 2x माइनस 4 सही चलो थ्राइस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y पहले स्टैंडर्ड डिविएशन इज मॉड्यूलस ऑफ -2 चेंज ऑफ स्केल पॉजिटिव चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x और ये -4 तो ओरिजिन है और ओरिजिन का डिस्पर्शन चारों चार डिस्पर्शन पे कोई असर नहीं ओरिजिन उड़ाई दो सो थ्राइस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज ट्वाइस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x ट्वाइस यहां तक सही अभी अपने को चाहिए वेरिएंस तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स squaring so 9 times variance of y is a 4 times variance of x hence in that particular case variance of y is 4 by 9 ये 9 इधर नीचे आ गया और वेरिएंस ऑफ x का वैल्यू सीधा सीधा डाल दो 6 यहां से 3 इधर से 2 so 8 by 3 is your answer 8 by 3 according to that option A is the correct answer सही आवागा if the standard deviation of 1 2 3 4 up till 10 is a sigma ठीक है then the standard deviation of 11 से 20 अगर होएगा तो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बढ़िया सब सी यहां पे डियर स्टूडेंट्स तुमको कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग अभी यहां पे थियरी अच्छा पढ़ाई किया तो ऐसे सम्स जो है जो थियरी बेस्ड सम्स है आप बहुत ही अच्छी तरह कर पाएंगे देखते हैं कैसे अभी 1 से लेके 10 तक का ये स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 11 से 20 तो इसको तुमको कैसे लॉजिकली पहले मैं समझा देता हूं 68 समझो ये है एक्स कॉलम जिसमें 1 2 3 अप टिल 10 है तो ये जो y कॉलम है उसमें क्या किया है x प्लस 10 कर दिया है x प्लस 10 y इज x प्लस 10 और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x है ना उसको बोला गया है ये x का स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा है ऐसा बोला गया है ठीक है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x सिग्मा है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y क्यों मैं बोल रहा हूं कि वो x प्लस 10 कैसे हो गया पहले तो x प्लस 10 कैसे हुआ क्योंकि यहां पे तुम देखेगा तो इधर 1 था इधर 11 से चालू हो रहा है ये 2 है वो 12 हो गया सो 2 का 12 कभी होएगा जब 10 ऐड करेंगे 1 का 11 कभी होएगा जब 10 ऐड करेंगे तो ये हो गया 11 12 और लास्ट वाला 20 तो वो x प्लस 10 हो गया तो अभी यहां पे ओरिजिन और स्केल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो y इज इक्वल टू x प्लस 10 तो सिग्मा y इज सिग्मा x ये प्लस 10 ओरिजिन है आप लोग मुझे बताओ क्या ये प्लस 10 आएगा कि नहीं आएगा बोलो भाई आएगा कि नहीं आएगा करेक्ट नहीं आएगा तो उड़ा दो प्लस 10 उड़ा दो अभी अगर सिग्मा y इज सिग्मा x और सिग्मा x का वैल्यू सिग्मा ही है सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा मतलब ये y कॉलम का स्टैंडर्ड डिविएशन भी सिग्मा ही रहेगा तो तुम्हारा आंसर है दिस मतलब जो प्लस 10 हो रहा है उसका कोई असर ही नहीं है बढ़िया सब बढ़िया 69 What is the standard deviation of the following series? मेजरमेंट दिया है फ्रीक्वेंसी दिया है स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का ठीक है
स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए सबसे पहले तुमको क्लास मार्क चाहिए। अगर ग्रुप्ड दिया है तो पहले एक्स निकालना पड़ेगा। इधर ही काम कर देंगे हम लोग, इधर ही काम कर देंगे। क्लास मार्क निकाल, ये पहले वाले क्लास इंटरवल का क्लास मार्क है 5। ये क्लास मार्क को मैं नाम देता हूं एक्स, इसका 5, 15, 25, 35, ये सबका क्लास मार्क आ गया। ठीक है, चलो अभी स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए आपको 3 इंफॉर्मेशन चाहिए। 3 इंफॉर्मेशन, कौन सा 3 इंफॉर्मेशन? 69, समेशन एफ चाहिए, समेशन एफ एक्स चाहिए एंड समेशन एफ एक्स स्क्वायर चाहिए। ये 3 इंफॉर्मेशन अगर आप कैलसी पे निकाल लेते हो, स्टैंडर्ड डिविएशन विदाउट प्रिपेयरिंग एनी कॉलम काम हो सकता है। देखते हैं, पहले तो फ्रीक्वेंसी का टोटल ले लेते हैं। ये फ्रीक्वेंसी 1 प्लस 3 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10, मतलब तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का टोटल तो 10 है। अभी एफ एक्स मतलब एक्स को एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ये निकाल देता हूं, ये निकाल देता हूं। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 5। चलो कैलसी ले लेते हैं, पहले पुराना मेमोरी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, क्या क्या है? 1 इंटू 5, लास्ट में 2 इंटू 35 है। ठीक है, यहां पे ले लिया मैंने। 1 इंटू 5 एम प्लस 3 इंटू 15 एम प्लस 4 इंटू 25 एम प्लस एंड 2 इंटू 35 एम प्लस। तो ये आ गया मेमोरी रिकॉल 220। आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है 220। आपका स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए एफ एक्स का वैल्यू है 220। अभी एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, ध्यान से। मतलब क्या करना है, ये एक्स का स्क्वायर करके फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, एक्स का स्क्वायर करके फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, बराबर? ध्यान देना, कैलसी क्लियर कर दो। ठीक है, अभी सबसे पहला 5 है, 5 इंटू इक्वल टू किया तो स्क्वायर हो गया, इंटू 1 एम प्लस 15 इंटू इक्वल टू किया स्क्वायर हो गया, इंटू 3 एम प्लस 25 इंटू 4 एम प्लस एंड 35 इंटू 2 एम प्लस। मेमोरी रिकॉल 5650, ये आ गया 5650, ये एफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया। जब ये सारे वैल्यूज तुम्हारे पास है, नाउ यू आर एबल टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड डिविएशन। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, 220 डिवाइड बाई 10, 22। स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर्मूला याद रखो, अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5650 डिवाइड बाई 10 माइनस 22 द होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है कैलसी पे एट 1 स्ट्रोक हो जाएगा, ध्यान देना। कैलसी क्लियर? ना 5650 डिवाइड 10 एम प्लस 22 इंटू इक्वल टू मतलब स्क्वायर हो गया, एम माइनस अभी एमआरसी मतलब दोनों का डिफरेंस आ गया,
और इसका सीधा सीधा रूट निकाल लो, दैट इज 9. योर स्टैंडर्ड डिविएशन इज 9. अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. स्टैंडर्ड डिविएशन इज 9. क्लियर है गाइस? बढ़िया सम था. आओ आगे. If the difference between mean and mode is 69, then the difference between mean and median is. यहां पे एम्फरिकल रिलेशनशिप यूज करना है. 70. Mean minus mode is a thrice mean minus median. For a moderately skewed distribution, this is the relationship. So mean minus mode is 69 is a thrice. Mean minus mode is a 69. ये दोनों का डिफरेंस 69 है. तो is a thrice mean minus median. Mean minus median. So therefore difference between mean minus median का डिफरेंस है 69 divide by 3, that is 23. So according to that option C is the correct answer, 23. If all the observation in a distribution are increased by 6, then the variance of the series will be. अगर increased by 6 है, increased by 6 मतलब ये क्या हुआ, ये ओरिजिन हुआ. और अगर ओरिजिन है, ओरिजिन का इंपैक्ट डिस्पर्शन पे है ही नहीं, तो वेरिएंस विल रिमेन अनचेंज्ड. वेरिएंस पे कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं. Which measure of dispersion is based on absolute deviation only? ये एब्सोल्यूट डिविएशन आया मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, मॉड्यूलस. एब्सोल्यूट डिविएशन मतलब मॉड्यूलस. ऐसा कौन सा वाला डिस्पर्शन है जिसमें मॉड्यूलस यूज होता है, तो तुम्हारा आंसर है मीन डिविएशन. मीन डिविएशन एज एब्सोल्यूट डिविएशन. 73rd सम. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. अभी यहां पे जो डेटा दिया गया है वो 40, 35, 51, 21, 25, 16, 29, 27, 32 और एक वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आप ऐड कर दो यहां पे, दैट इज 10 और एक वैल्यू ऐड कर दो. मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये करेक्शन है क्वेश्चन में, और एक ऑब्जर्वेशन 10 ऐड कर दो. अभी नाउ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 10. ठीक है, अपने को थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना है और डेटा रॉ डेटा है. रॉ डेटा में डेसाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, मीडियन कुछ भी होने दो, सबसे पहला काम है असेंडिंग ऑर्डर. चलो असेंडिंग ऑर्डर में डालते हैं. सबसे छोटा वैल्यू है 10. सो 10, फिर है 16, फिर है 21, फिर है 25, फिर है 27, फिर है 29, नेक्स्ट टर्म है 32, नेक्स्ट टर्म है 35, नेक्स्ट टर्म है 40, 35, 40 एंड लास्ट है 51. अभी तुम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. n इज इक्वल टू 10. n इज 10. ठीक है, आ जाओ. क्वार्टाइल 73. क्वार्टाइल 3 is a thrice n plus 1 by 4th term. Thrice n plus 1 by 4. Thrice n plus 1 by 4. So 3 times 10 plus 1 by 4 term. 10 plus 1 is 11. 11 by 4 into 3. 11 by 4. 11 by 4 into 3 is 8.25. 8.25 term. 8.25. 8.25 का दो टुकड़ा. 8.25 का दो टुकड़ा. 8th टर्म
प्लस 0.25, ये दो टुकड़ा हो गया 8.25 का, बराबर। एथ के बाद वाला कौन सा, तो एथ के बाद वाला नाइन्थ, नाइन्थ माइनस एथ, नाइन्थ माइनस एथ। चलो देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ये वाला ऑब्जर्वेशन, ये है तुम्हारा एथ टर्म और ये है तुम्हारा नाइन्थ टर्म। एथ और नाइन्थ टर्म है 35 एंड 40 असेंडिंग ऑर्डर में। चलो ठीक है, डाल दो। 35 प्लस 0.25 इंटू 40 माइनस 35, 35 प्लस 0.25 into 5, that gives us 35 plus 1.25, 36.25. Well, dear students, 36.25, option A is the correct answer. Option A is the correct answer, 36.25. Clear है guys? आ जाओ आगे बढ़ते हैं. The mean of 100 student was 45. Later on, it was discovered that the marks of two students were misread as 85 and 54 instead of 58 and 45. Oh, the correct mean is 100 students. यहाँ पे 74. Total number of students in 100. जिसका मीन 45 है. Wrong observation, WO, wrong observation, 85, 54, 85, 54, whereas correct observation was 58 and 45, 58 and 45, 58 and 45. ठीक है. Now find the correct mean. Correct mean, x bar is equal to, यहाँ पे ना 3 स्टेप्स, मैं स्टेप वाइज दे देता हूं आपको, ये प्रॉपरली याद रहेगा इसके लिए. स्टेप 1, स्टेप 1, find the summation x which is n into x bar, n into x bar, summation x which is 100 into 45. Yes dear students, it is 4500 x bar, 100 into 45. Step 2, step 2, correct समेशन एक्स, मतलब ये जो पुराना वाला समेशन एक्स है उसमें से रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दो एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दो, करेक्ट ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दो. तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4500 में से रॉन्ग ऑब्जर्वेशन 85 प्लस 54, ये रॉन्ग ऑब्जर्वेशन जो है इसको निकालो, प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन 58 प्लस 45, ये दोनों ऐड कर दो, ये रेक्टिफाई हो गया. दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल 4500 माइनस 85 माइनस 54 ऐड 58 ऐड 45 विच इज इक्वल टू 4464. ये रेक्टिफाई होके 4464, ये तुम्हारा नया वाला समेशन एक्स आ गया. नाउ करेक्ट मीन पूछा है, स्टेप 3, करेक्ट मीन. तो ये 3 स्टेप्स याद रखो डियर स्टूडेंट्स. करेक्ट वाला समेशन एक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 44.64, ये वाला तुम्हारा 44.64, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. आ जाओ. द अरिथमेटिक मीन and coefficient of variation of the data set x are respectively 10 and 30. The variance of 30 minus 2x is arithmetic mean and coefficient of variation. ठीक है, 75, बढ़िया समय. Arithmetic mean and CV. Arithmetic mean is 10, CV is 30. Arithmetic mean is 10, CV is 30. We are asked to find out variance of this. इसका variance निकालने का. पहले कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से स्टैंडर्ड डिविएशन बार निकालो. CV is equal to standard deviation of x upon x bar into 100.
CV is 30. Sigma x upon x bar is 10 into 100. यहां से ये जीरो गया, इधर से ये जीरो चला गया, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x आ गया 3. यहां तक समझाए? आओ आगे जाते हैं. नेक्स्ट, we are asked to find out variance of 30 minus 2x. 30 minus 2x, इसको मैं नाम देता हूं let y equals 30 minus 2x. मतलब इनडायरेक्टली अपने को y का वेरिएंस निकालने का, y का. सो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज, ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन को तो उड़ा दो, ये ओरिजिन है तो ओरिजिन को तो उड़ा दो. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इक्वल्स मॉड्यूलस ऑफ -2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, विच इज इक्वल टू 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x का वैल्यू है 3 यहां पे. सो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y 6. आई एम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स सो दैट वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 36. वेरिएंस ऑफ y 36, यही ढूंढना है. 30 माइनस 2x का वेरिएंस इज 36. अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. डी 36. The approximate ratio of standard deviation, mean deviation, quartile deviation is, see ये तीनों का जो रेशियो है वो क्वार्टाइल डिविएशन 10, मीन डिविएशन 12, स्टैंडर्ड डिविएशन 15. ये रेशियो में व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, ये स्टैंडर्ड रेशियो है. ये तीनों का वैल्यू कुछ भी होने दो, रेशियो निकाला तो 10, 12, 15 आएगा. वेल डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सी इज द करेक्ट आंसर. The geometric mean of three numbers 40, 50 and x is 10. Then the value of x is, GM क्या होता है? nth root of product of n numbers. So this is our sum number 77. GM is equal to cube root of these three numbers, that is 40, 50 and x. 40, 50 एंड x, ये तीनों का मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट निकाला, वो जीएम होगा. 3 नंबर है तो क्यूब रूट. अभी जीएम 10 दे दिया है. 10 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2000x. क्यूब रूट ऑफ 2000x. ठीक है. अभी क्यूब रूट अगर सामने की बाजू गया तो वो क्यूब बन जाएगा. क्यूब इज 2000x. क्यूब रूट सामने की बाजू गया तो क्यूब बन गया. दिस इज इक्वल टू 1000 इज 2000x. यहां से 3 जीरो, इधर से 3 जीरो गया. x इज इक्वल टू 1/2. x इज 1/2. वेल डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. 1/2. द डिफरेंस बिटवीन upper limit and lower limit of class is known as, upper limit and lower limit of the class is known as class size. Class size. Upper limit and lower limit of class is known as class size. 79. Let P be a probability function on S x1, x2, x3. अगर ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो ये तीनों का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 बैठना चाहिए. प्रोबेबिलिटी x1 इज 1/4, x3 इज 1/2, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज, ठीक है, 79. Probability of x1 plus a probability of x2 plus a probability of x3 is 1. ठीक है. Sum of all the probability is 1. यहां पे x1 का प्रोबेबिलिटी 1/4 है. x2 का ढूंढना है.
प्लस x3 का 1/3 है इज इक्वल टू 1. So probability of x2 is equal to 1 minus 1/4 plus 1/3. ये दोनों RHS चला गया माइनस 1 minus this is 3 plus 4 by 12. 1 minus 7 by 12. Yes, dear students, your answer is 5 by 12. According to that, option A is the correct answer. Option A. A speaks the truth in 60% of the cases and B in 90% of the cases. In what percent of the cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? एक दूसरे को contradiction. ठीक है. 80. Probability of truth and probability of lies. A speaks the truth in 60% of the cases. 60% is 0.6. That means A lies in 40% of the cases. 0.4. B speaks the truth in 90% of the cases. 0.9. मतलब B lies in 10% of the cases. In 10% of the cases, B lies. ये 60%, ये 90%. Now, probability, they both contradict. They both contradict. Contradiction का मतलब क्या? One speaks a truth, other lies is contradiction. So A speaks a truth, B lies. B dash or probability A lies and B speaks a truth. A truth, B lies is B dash or A lies, A dash and B truth. सच बोलना झूठ बोलना इंडिपेंडेंट है. इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. सो हर इंटरसेक्शन बिकम्स प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू P of A into P of B dash और एडिशन P of A dash into B. यहां पे तुम्हारे पास सारे प्रोबेबिलिटीज है. 0.6 into 0.1 plus 0.4 into 0.9. ठीक है. ये तुम डायरेक्टली कैल्सी पे सॉल्व कर सकते हो. कैल्सी क्लियर. 0.6 into 0.1 m plus 0.4 into 0.9 m plus memory recall 0.42. 0.42 is the probability, that is 42%. 42% is the probability they are likely to contradict. 0.42 you can write this as 42%. 42% is the probability they are likely to contradict. ठीक है. बढ़िया सम. आ जाओ. A candidate is selected for interview for 3 posts. For the first there are 3 candidates. ठीक है. For the second there are 4 and for the third there are 2. What are the chances of getting at least one post? At least one post. 3 for interview for 3 post. पहले एक में देर आर 3 कैंडिडेट्स, मतलब उसमें सिलेक्ट होने का चांस 1 out of 3 है क्योंकि उधर 3 कैंडिडेट्स. दूसरे पोस्ट के लिए देर आर 4 कैंडिडेट्स, मतलब उधर सिलेक्ट होने का चांस 1/4 है. एंड थर्ड में देर आर 2 कैंडिडेट्स, तो उधर सिलेक्ट होने का चांस 1/2 है. सो 81. Probability selected, probability not selected.
फर्स्ट पोस्ट, सेकेंड पोस्ट एंड थर्ड पोस्ट। फर्स्ट पोस्ट में सिलेक्ट होने का चांस, सिंस देर आर 3 कैंडिडेट्स, सो 1/3, सो नहीं सिलेक्ट होने का चांस 2/3। सेकेंड पोस्ट के लिए देर आर 4 कैंडिडेट्स, सिलेक्ट होने का चांस 1/4, नहीं होने का चांस 3/4। थर्ड पोस्ट के लिए देर आर 2 कैंडिडेट्स, तो सिलेक्ट होने का चांस 1/2, नहीं होने का चांस 1/2। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या पूछा है, गेटिंग चांस ऑफ इज गेटिंग एटलीस्ट 1 पोस्ट, मतलब सिलेक्टेड इन एटलीस्ट 1 पोस्ट, प्रोबेबिलिटी सिलेक्टेड इन एटलीस्ट 1 पोस्ट, सिलेक्टेड इन एटलीस्ट 1। जब भी एटलीस्ट 1 आया, एटलीस्ट 1, तो इसको तुम यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी भी ले सकता है, या 1 माइनस नन, 1 माइनस नन भी ले सकता है। सो एटलीस्ट 1 इज 1 माइनस सिलेक्टेड इन नन, selected in none, 1 minus none, which is 1 minus not selected in the first post, nor selected in the second, nor selected in the third, selected in none, किसी में भी सिलेक्ट नहीं, उसका प्रोबेबिलिटी निकाल दो। अभी जो प्रोबेबिलिटी बचा वो एटलीस्ट 1 में तो सिलेक्ट होगा ही। दिस इज 1 माइनस, सिंस गेटिंग सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड इंडिपेंडेंट है, so this is P of A dash into B dash into C dash। हर इंटरसेक्शन बन जाएगा प्रोडक्ट इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस A dash 2/3, B dash 3/4, C dash 1/2, दैट गोज एज, यहां से 2 गया। सो दिस इज 1 माइनस 1/4, योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 3/4, सिलेक्टेड इन एटलीस्ट 1 इज 3/4। अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर है गाइस? आओ आगे बढ़ते हैं। नाउ a card is drawn from a pack of playing cards and then another card is drawn without the first card being replaced, without replacement, find the probability of getting 2 king cards। ठीक है, 82 probability first king and second किंग, 2 किंग कार्ड चाहिए, फर्स्ट किंग एंड सेकेंड किंग। चलो पहला किंग कार्ड का प्रोबेबिलिटी, पैक ऑफ 52 कार्ड्स में 4 किंग है, सो 4/52, 4/52। डू यू ऑल अग्री? यहां तक ठीक है। अभी ये जो कार्ड निकाला ये हमने साइड में रख दिया, रिमेनिंग कार्ड को शफल किया और दूसरा कार्ड निकाला वो भी किंग कार्ड, अभी उसका प्रोबेबिलिटी 3/51। मुझे कोई समझाएगा ये 3 किधर से आया? पहला वाला कार्ड साइड में रख दिया है, तो अभी अंदर 3 ही किंग है और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स एक साइड में रखने के कारण 51 हो गया, 3/51। आर यू ऑल क्लियर? सो यहां पे ये हो जाएगा 17, सो 4/52 इंटू 17, 52 इंटू 17 ये हो गया 884। इसको 2 से कर सकते हैं, 442, इसको 221, 1/221। Well dear students, 1/221, according to that option B is the correct answer, B is the correct answer। 83rd, the probability that a man hitting the target is 1/4, if he fires 7 times the probability of hitting the target at least twice। बढ़िया, बाइनोमियल का सम आ गया,
नाउ हिटिंग द टारगेट का प्रोबेबिलिटी दे दिया है, हिटिंग द टारगेट 83rd. Total number of times hitting is 7, not very large. This is an indication, binomial use करना है. P represent probability hitting the target is 1 by 4. So not hitting the target is 1 minus 1 by 4, 3 by 4. Hitting the target 1 by 4, not hitting Q is 3 by 4. यहां तक सही है. अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है एटलीस्ट ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस हिटिंग द टारगेट, कम से कम 2 बार, एटलीस्ट ट्वाइस. सो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार तो टारगेट हिट होगा ही, कम से कम, मिनिमम. सो 2 और ग्रेटर देन 2. इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 1 माइनस लेस देन 2. करेक्ट. ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का कॉम्प्लीमेंट्री लेस देन 2. लेस देन 2 मतलब क्या क्या कवर होगा, तो x इज 1 या 0, 1 या 0. ये दो प्रोबेबिलिटी 1 में से सब्ट्रैक्ट करो. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 7c1. फॉर्मूला याद करो बाइनोमियल का, NCX P रेज टू x Q रेज टू n माइनस x. ये बाइनोमियल का फॉर्मूला बराबर दिमाग में रजिस्टर्ड होना चाहिए. NCX P रेज टू x Q रेज टू n माइनस x. सो हियर 7c1 x इज 1, P का वैल्यू 1 by 4 रेज टू 1, Q का वैल्यू 3 by 4 रेज टू n माइनस x. 7 माइनस 1 6, सही, प्लस 7c0 1 by 4 रेज टू 0, 3 by 4 रेज टू 7 माइनस 0, दैट इज 7. दोनों में कॉमन 1 माइनस 3 by 4 रेज टू 6, कॉमन 3 by 4 रेज टू 6. सो दिस इज 7 into 1 by 4 प्लस ये 7 into 1 by 4, ये कॉमन आ चुका है बाहर. इसको हमने 3 by 4 रेज टू 6 यहां से, 3 by 4 रेज टू 6 यहां से बाहर कॉमन ले लिया है. सो इधर बचा, यहां पे बचा 7c0 इज 1, यहां पे आएगा 0 रेज टू द पावर 0. तो एनी वैल्यू रेज टू 0 इज 1, एनी वैल्यू रेज टू 0 इज 1. तो इधर एक 3 by 4, 6 3 by 4 बाहर निकल चुका है, तो एक 3 by 4 इधर बचेगा. सही है बच्चा लोग. सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3 by 4 रेज टू 6, 7 plus 3 whole by 4. Yes, that gives us 1 minus 3 by 4 raised to 6 into 10 by 4. That is 5 by 2. 5 by 2. तो ये हो गया 1 minus 5 by 2 into 3 by 4 raised to 6. 5 by 2 into 3 by 4 raised to 6. According to that, option A is the correct answer. 5 by 2 into 3 by 4 raised to 6. 1 minus. सही है. I hope everybody is understanding it. और ऐसे ही आपको एग्जाम में सम आया तो इसी तरीके से करना है. फॉर्मूलाज एट द फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड, सीधा फॉर्मूला दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए. NCX P रेज टू x Q रेज टू n माइनस x. आओ आगे बढ़ते हैं. 84th sum. If 5% of the electric bulb manufactured by a company are defective, use a Poisson distribution to find the probability that in a sample of 100 bulbs, 5 bulbs will be defective. ठीक है. 84. Total number of bulbs are 100. Sample size n,
n small n 100. Probability of defective bulb, defective, is 5%, 0.05. Now here you have to check, dear students, कि is this n large and this is small value. So when n is large, p is small, this is an indication Poisson. फिलहाल ये सम में तो स्पेसिफिकली बता दिया है कि Poisson डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, लेकिन अगर ये नहीं भी दिया होता तो दीज आर द पैरामीटर्स और दीज आर द कंडीशंस जिसमें Poisson यूज करना है. ठीक है ना. सबसे पहला Poisson का पैरामीटर मीन, उसको निकालो, उसके बिना प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगा. मीन इज n इंटू पी, दैट इज 100 इंटू 5% is 5. So mean is 5. We are asked to find out that 5 bulbs will be defective. 5. So probability x is equal to 5 चाहिए. Poisson का फॉर्मूला याद करो. सो Poisson का फॉर्मूला है e रेज टू माइनस m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल. ये Poisson का फॉर्मूला, यहाँ पे ऊपर हमने ये बाइनोमियल का फॉर्मूला, ये सब एकदम प्रॉपरली तुम्हारे दिमाग में रट्टा होना चाहिए बाय हार्ट. सो Poisson here it is equal to e raised to minus 5 raised to, सी m का वैल्यू तो 5 है, लकीली x का भी वैल्यू 5 है, 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल. e रेज टू माइनस 5 का वैल्यू 0.007 क्वेश्चन में अवेलेबल है, वी हैव टू यूज दैट. 0.007 इंटू 5 raised to 5 is 3125 divide by 5 factorial 120. 5 factorial 120. Get this value. This is 0.007 into 3125 divide 120, which is equal to 0.1822. 0.1822. 0.1822. According to that, option A is the correct answer. 1823. 1823. आ जाओ आगे. 85th. In a non-leap year, the probability of getting 53 Sundays or Tuesdays or Thursdays is, क्या सब पूछा है. 53 Sundays in a non-leap year है, non-leap year. 53 संडे ट्यूसडे और है, वापस बीच में और है मतलब एडिशन है. ये सारा कंडीशन बहुत ही अच्छी तरह तुमको दिमाग में रजिस्टर्ड करना है. लीप ईयर या नॉन लीप ईयर का सम आए तो एक स्ट्रक्चर पहले बना के मैं आपको दे देता हूं. कीपिंग इन माइंड, अपना डिस्कशन अभी हो रहा है, आपको मुझे तैयार ही करवाना है, तो मैं थोड़ा और अंदर डिटेल में जा रहा हूं, ध्यान देना. 85th. अ लीप ईयर हुआ या अ नॉन लीप ईयर हुआ, नॉन लीप ईयर, तो तुमको क्या करना है. पहले तो लीप ईयर हुआ मतलब देयर इज 366 डेज और नॉन लीप ईयर हुआ तो 365 डेज. 366 डेज में तुमको याद क्या रखना है. 366 डेज में कि देयर आर 52 वीक्स एंड 2 डेज. एंड 365 डेज में तुमको क्या याद रखना है. 52 वीक्स एंड 1 डे. अभी ये जो बचा हुआ 2 दिन है वो क्या क्या हो सकता है. वो तुम्हारा 53rd संडे, 52 वीक्स तो शॉर्ट है, लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो, ये तो है ही. मतलब 53rd के बारे में अगर चाहिए, 53rd, तो ये जो बचा हुआ 2 दिन है, ये बचा हुआ 1 दिन है, वो डिसाइड करेगा
53rd संडे, 53rd थर्सडे, 53rd ट्यूसडे, वो डिसाइड करें। तो ये बचा हुआ 2 दिन लीप ईयर में क्या क्या हो सकता है? तो संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेनसडे हो सकता है, वेनसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे हो सकता है। मतलब बचा हुआ जो 2 दिन है उसके लिए तुम्हारे पास 7 ऑप्शन है। तो जब भी लीप ईयर का सम आए मतलब सीधा तुम्हारे दिमाग में ये सैंपल स्पेस घूमना चाहिए। शॉर्टकट ये सीधा ले लो। और नॉन लीप ईयर का सम आए तो वो जो बचा हुआ 1 दिन है वो संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 7 ऑप्शन है। तो सैंपल स्पेस 7। नॉन लीप ईयर आया तो तुम्हारे दिमाग में ये सैंपल स्पेस सीधा आ जाना चाहिए। मतलब यर यू आर सेविंग योर टाइम। अभी अपना सम यहां पे है, अपना सम नॉन लीप ईयर मतलब अपना फोकस इधर होना चाहिए, ये बाजू। ठीक है, अभी इधर क्या बोला है कि 53rd संडे और ट्यूसडे और 53rd थर्सडे। तो संडे संडे एक ही चांस है, या तो ये आना चाहिए, या तो ट्यूसडे आना चाहिए, या तो थर्सडे आना चाहिए। सो 3 out of 7, 3/7 is our required probability। 3/7 according to that option C is the correct answer। ठीक है, यही सम खाली सॉल्व करना होता डियर स्टूडेंट्स तो मैं तुरंत कर लेता था, लेकिन मुझे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाना है। कॉन्सेप्ट बिठाने में अपने को सारा कंडीशन लेना है, सारा कंडीशन लेना है। आ जाओ नेक्स्ट सम 86। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग। Mean and standard deviation of a binomial distribution are 10 and 4 respectively। ये सम आप इधर ही सॉल्व कर सकता है। मीन 10, स्टैंडर्ड डिविएशन अगर 4 है मतलब वेरियंस 16 हो गया। इसका मतलब मीन 10, ये मीन 10 और वेरियंस 16 मतलब मीन लेस देन वेरियंस not valid। Mean for binomial distribution will be always more than variance। Mean will be always more than variance। दिमाग में रजिस्टर्ड। पॉइजन में mean is equal to variance, बाइनोमियल में mean is more than variance। क्लियर है? आ जाओ। For a binomial distribution, probability of x is equal to x is 1 is equal to x is 2। Then the mean of x is, well, 87। x is 1 is x is 2। Probability x is 1 is equal to x is 2। मीन ढूंढना है, पॉइजन में मीन ढूंढना है। e रेस टू माइनस एम, m रेस टू x, x 1 है, अपॉन 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू e रेस टू माइनस एम, m रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे x2 है, दोनों बाजू से e रेस टू माइनस एम गया। दैट मीन्स m अपॉन 1 इज m स्क्वायर अपॉन 2। दोनों बाजू से m गया, m गया। दैट मीन्स m is equal to 2, m is 2, m is 2। mean is 2, according to that option C is the correct answer। mean of x is 2। ठीक है, आ जाओ। 30 balls are serially numbered and placed in a bag। Find the chance that first ball drawn is a multiple of 3 और 5। 3 और 5, ये पूरे सम में मोस्ट क्रिटिकल वर्ड है और इज एडिशन थियरम। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स नंबर्ड आर 30। दैट मीन्स आपका सैंपल स्पेस 88, सैंपल स्पेस इज 30, सैंपल स्पेस इज 30। इवेंट ए जो है यू गेट अ मल्टीपल ऑफ 3। इवेंट ए इज मल्टीपल
of 3 and event B is multiple of 5. 3 का मल्टीपल ऑफ 3 का जो मल्टीपल है वो है 3, 6, 9 एंड सो ऑन 30 तक जाने का है. 30 के अंदर मल्टीपल ऑफ 3, 30 डिवाइड बाई 3 10, मतलब देर आर 10 मल्टीपल्स ऑफ 3. यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5, 5, 10 एंड सो ऑन 30 तक जाने का है. सो 30 डिवाइड बाई 5, 6. देर आर 6 मल्टीपल्स ऑफ 5. 6 multiples of 5. Probability of A is 10 by 30 and probability of B is 6 by 30. चलो, कोई ऐसा नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 बोथ है, वो A इंटरसेक्शन B में रिफ्लेक्ट होगा. मल्टीपल ऑफ बोथ, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 बोथ, दोनों का मल्टीपल है 15, 30. 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 15 और 30 ये ऐसा नंबर है जो ये वाले सेट में भी आ चुका है और ये वाले सेट में भी आ चुका है, दोनों बाजू आया है, इंटरसेक्शन है ये. तुमको अप्लाई करना है एडिशन थियरम ए यूनियन बी. सर बट ये मालूम कैसे पड़ा कि आपको एडिशन थियरम यूज करना है? बिकॉज यहां पे है वर्ड और है, इसीलिए यूनियन अप्लाई करना है. इट इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ए का प्रोबेबिलिटी है 10 by 30, B का प्रोबेबिलिटी है 6 by 30 माइनस 2 by, ये इंटरसेक्शन, देर आर 2 आउटकम्स, 2 by 30. So that gives us 10 plus 6, 16 minus 2, 14 by 30, that is 7 by 15. 7 by 15, option D is the correct answer. 7 by 15. सही है. आओ. For a normal distribution, the first and the third quartile are given by 37 and 49. Mode of the distribution, भाई मोड नहीं मिलेगा, मीन मिलेगा. चलेगा? चलेगा. क्यों चलेगा? बिकॉज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड तीनों तीन इक्वल है. तो मीन ढूंढो, मोड आ गया. फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पहले 89. फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला म्यू माइनस 0.675 सिग्मा विच इज गिवन बाय 37 and third quartile is mu plus 0.675 sigma which is 49. ये 49 दिया, ठीक है. साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. माइनस 0.675 सिग्मा प्लस 0.675 सिग्मा गया. दैट मीन्स ट्वाइस मीन इज इक्वल टू 37, 16, 1, 86. सो मीन इज इक्वल टू 43. मीन अगर 43 है सो देयरफॉर मोड भी तुम्हारा 43 ही होगा, सिमेट्रिकल है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सही है. 90. द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट इन अ ट्रायल इज 3:1. इन अ 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल, पहले तो इन फेवर है, इन फेवर, इसके ऊपर ध्यान देने का. ऑड्स में इन फेवर आया तो पहला इवेंट है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट है. इवेंट इज टू कॉम्प्लीमेंट हो गया बिकॉज इन फेवर है. In a 3 independent trial, the probability of non-occurrence of event A is, in 3 independent trial, non-occurrence of A, non-occurrence of A. 90.
odds in favor of A is 3:1. odds in favor of A is 3:1. इसका मतलब क्या हुआ? probability of A 3/4, probability of A dash 1/4. पहले ये समझ लो, ये वाला 3 जो है वो इवेंट बैठेगा और 1 जो है वो कॉम्प्लीमेंट बैठेगा, ठीक है, बिकॉज इन फेवर है, अगेंस्ट होता तो उल्टा। अभी क्या बोला है? 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, 3 बार एग्जीक्यूट किया है ट्रायल्स, एंड प्रोबेबिलिटी नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए, और तीनों में से एक भी बार इवेंट ए नहीं हुआ। 3 इंडिपेंडेंट और तीनों में से एक भी बार, प्रोबेबिलिटी 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स एंड नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए, ठीक है। सी, ये सम को आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता है, बाइनोमियल लेके भी सॉल्व कर सकता है। बाइनोमियल से मैं दोनों मेथड से आपको बता देता हूं, जो आपको कंफर्टेबल है आप कर सकते हो। पहले तो कि नॉन अकरेंस ऑफ ए, मतलब पहले में इवेंट ए नहीं हुआ, दूसरे में भी इवेंट ए नहीं हुआ, और तीसरे में भी इवेंट ए नहीं हुआ, नॉन अकरेंस ऑफ ए। सो दिस इज 1/4 into 1/4 into 1/4, that is 1/64. According to that, option A is the correct answer. अभी यही सम को तुम बाइनोमियल से कैसे सॉल्व कर सकता है, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान देना। See, in 3 independent ruling, event A occur is a 3/4 and event A does not occur is 1/4. Probability non-occurrence मतलब x is 0, नॉन अकरेंस ऑफ ए x is 0, इसका प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल से n c x p raised to x q raised to n minus x. So 3c0 is 1, 3/4 raised to 0 is also 1, 1/4 raised to 3 is 1/64. So 1/64 is your answer using binomial से भी, या तो डायरेक्टली नॉन अकरेंस इन 3 इंडिपेंडेंट। सो ये पहले में भी नहीं, दूसरे में भी नहीं, तीसरे में भी नहीं। आर यू ऑल क्लियर? समझा बराबर? दोनों मेथड से सॉल्व करके दे दिया आपको, जो कंफर्टेबल है एग्जाम में अप्लाई करो। आ जाओ। If 4y minus 5x is 15 is the regression line of y on x and the coefficient of correlation between x and y is 0.75, then the value of regression coefficient of x on y is, बढ़िया सब, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.75, मतलब r का वैल्यू है तुम्हारे पास, दिस इज अवर 91st सम, 91 तुम्हारे पास r का वैल्यू है, r का वैल्यू 0.75 है। दूसरा तुम्हारे पास है रिग्रेशन लाइन y ऑन x, रिग्रेशन लाइन y ऑन x, 4y minus 5x is 15. 4y minus 5x is 15. अगर ये लाइन y on x है तो y को आइसोलेट करने का, अगर ये लाइन y on x है तो y को आइसोलेट करने का, x on y होता तो हम x को आइसोलेट करता। 4y आइसोलेशन मतलब y को अकेला करना है, इज इक्वल टू 5x plus 15, y is equal to 5/4x plus 15/4. y को आइसोलेट किया, x का जो भी कोएफिशिएंट है वो बना तुम्हारा byx, byx is 5/4. y को आइसोलेट करो, x का जो भी कोएफिशिएंट है byx। तो अभी तुम्हारे पास r आ चुका है,
बी वाई एक्स आ चुका है। तुमको क्या ढूंढना है? यू आर सपोज टू फाइंड आउट बी एक्स वाई। सब में वही पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई चाहिए। आ जाओ, अपने पास आर का फॉर्मूला है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। 0.75 आर का वैल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू 5/4। सो बी एक्स वाई इज इक्वल टू 0.75 का स्क्वायर करेगा तो 5625 इंटू 4/5, ये वैल्यू इधर ऊपर चला गया, दैट गिव्स अस 0.45 अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 0.45। आ जाओ आगे, बढ़िया सा। If the regression line of y on x and x on y is this and this respectively, then the arithmetic mean of x and y is। अरिथमेटिक मीन ढूंढने के लिए पहले तो दोनों रिग्रेशन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये हमेशा तुम्हारा अरिथमेटिक मीन होएगा। दोनों रिग्रेशन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो या तो तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड ले लो, मतलब ऑप्शन को क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करो, जो सेटिस्फाई हुआ वो आंसर, या तो फिर तुम एक काम करो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। पहला वाला इक्वेशन है 2x प्लस 3y और दूसरा वाला 5x प्लस 6y। तो इसको, ये जो पहला वाला इक्वेशन है, मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 2, सीधा सीधा मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूं। तो ये 2, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू -2। इसके नीचे मैं दूसरा वाला इक्वेशन लिख देता हूं, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू -1। इसका एडवांटेज क्या होएगा डियर स्टूडेंट्स? साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 6y माइनस 6y तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा? तो अभी बचा -x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू 1 बच गया। x तो 1 आ गया, x1 वाला तो ये एक ही ऑप्शन है, x1 वाला ये एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चलो एक बार सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई कर लेते हैं, कुछ लफड़ा तो नहीं है। मैं x इज 1 जो है ये पहले वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं। सो 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू -1। सो 3y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, y इज -1। परफेक्ट बैठ रहा है, y इज -1, y इज -1। तो x इज 1, y इज -1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं, ऑप्शन को क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करो, जो भी सेटिस्फाई करेगा वो आंसर है। 93, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.5, byx 0.5, bxy is आ जाओ 93 r 0.5 bxy ढूंढना है, byx b 0.5, ठीक है। आ जाओ, आर स्क्वायर इज bxy इंटू byx। सो 0.5 का स्क्वायर इज bxy इंटू 0.5, ये भी 0.5 है। सो यहां से एक 0.5, इधर से एक 0.5 गया, तो bxy भी 0.5 ही होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 94th सम में जो इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन है उसमें एक स्लाइट चेंज किया है। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी ये उधर 7.84 होना चाहिए, देन ओनली द क्वेश्चन सीम्स टू बी करेक्ट, बराबर है। तो ऑब्वियसली अगर वो चेंज किया है तो काफी लोग के दिमाग में बैठ गया है कि सर यही आंसर है। फिर नहीं, आप लोग करेक्ट भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान दें। पर क्वेश्चन बढ़िया है, ध्यान दो, मजा आएगा।
फॉर अ पॉजिटिव एंड अ परफेक्टली कोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल, ये देखो पॉजिटिव एंड परफेक्टली कोरिलेटेड, इसका ये सेंटेंस का मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन पे r is 1, one of the regression coefficient is 1.4, standard deviation of x is 2, one of the regression coefficient is 1.4 and standard deviation of x 2 है। करना क्या है, वेरिएंस ऑफ y ढूंढना है, वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ y, ठीक है। आ जाओ 94, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड r1, वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, मतलब कौन सा वाला है वो नहीं बोला है, तो तुम बी वाई एक्स भी ले सकता है 1.4 एंड बी एक्स वाई भी ले सकता है, दोनों में से कोई भी एक, मैं प्रिफरेबली बी वाई एक्स ले रहा हूं। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज 2, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स 2 है, अपने को ढूंढने को बोला है वेरिएंस ऑफ वाई, ये ढूंढो वेरिएंस ऑफ वाई। क्वेश्चन समझा है, चलो आ जाओ। बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, बी वाई एक्स इज 1.4, आर इज 1, सिग्मा वाई नहीं मालूम है, सिग्मा एक्स 2, सो सिग्मा वाई इज इक्वल टू ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई 2.8, अकॉर्डिंग टू दैट वी आर सपोज टू डू स्क्वेरिंग, क्यों, क्योंकि वेरिएंस पूछा है, तो वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 2.8 into equal to square 7.84, according to that 7.84, option B is the correct answer, option B is the correct answer। सी बी एक्स वाई लेके भी ये वैल्यू जो है, बी एक्स वाई लेके समझो अगर तुमने ये वाला जो इंफॉर्मेशन दिया है, यहां पे तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि बी एक्स वाई 1.4 लो, क्योंकि वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोला है, कौन सा वाला लेना है नहीं पता है, तो जो भी आंसर तुम या तो बी एक्स वाई ले सकता है, और ये सेकेंड कंडीशन भी पॉसिबल है, लेकिन ये सेकेंड कंडीशन पे भी यहां पे एक भी आंसर आपका, ये जो चारों चार ऑप्शन दिया है उसमें एक भी आंसर टैली नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स इसके हिसाब से बी वाई एक्स अगर तुम 1.4 लेता है तो उसके हिसाब से ये परफेक्ट 7.84 आता है। दिस इज द मेथड, दिस इज द वे यू आर सपोज टू सॉल्व द सम। क्लियर है? सो बी वाई एक्स लेके करो, बी एक्स वाई लेके करो, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लेके कौन सा टैली होता है दैट विल बी योर आंसर। 95, for n pairs of observation the coefficient of concurrent deviation is calculated as 1 by root 3, then if there are 6 concurrent deviation n is equal to, ठीक है, बढ़िया सब बढ़िया। 95 for n pairs of observation, so n मिसिंग है, लेकिन नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन 6 दे दिया है, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन 6 एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन आर, ये भी अवेलेबल है 1/√3, 1/√3 ये भी अवेलेबल है। चलो कॉन्करेंट डिविएशन का कोएफिशिएंट का फॉर्मूला r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू सी माइनस m अपॉन m। सर अभी ये m क्या है, सो m इज इक्वल टू n माइनस 1, टोटल पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन -1। वो जो पहला वाला जो पेयर है उस पे आप साइन नहीं डालते, इसके लिए वो -1 हो जाता है, तो m इज n-1। सो यहां पे 1/√3 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू सी का वैल्यू 6, m का वैल्यू n-1 अपॉन n-1, m का वैल्यू n-1। आई एम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, रूट निकालना है, सो स्क्वेयरिंग 1/3 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 दैट इज 12 माइनस n प्लस 1 अपॉन n-1। आई एम क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट,
सो n माइनस वन इज 3 इंटू 13 माइनस एन, ये दोनों ऐड हो जाएगा 13, 13 माइनस एन. So this is n minus 1 is equal to 39 minus 3n. So 4n is equal to 40. So n is equal to 10. n is 10. Well dear students, n is equal to 10. बढ़िया सब. आ जाओ. Consumer price index number goes up from 100 to 200 and the salary of the worker is also raised from 300 to 500. Then real wage का क्या सिचुएशन है वो ढूंढना है. रियल वेज इज 96. सी यहां पे तुम्हारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई ईयर इंडेक्स वेज एंड रियल वेज. सो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इंडेक्स जो है 100 वाला 200 पे पहुंचा, 100 वाला 200 पे पहुंचा, तो सामने उसका जो सैलरी है वो भी 300 वाला 500 पे पहुंचा. तो रियल वेज का पहले तो फार्मूला डियर स्टूडेंट्स याद करते हैं. रियल वेज इट इज इनकम और वेजेस डिवाइड बाय CLI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100. तो यहां पे इनकम है 300, इंडेक्स है 100 इनटू 100, तो तुम्हारा रियल वेज है 300. यहां पे इनकम है 500, इंडेक्स है 200 इनटू 100 मतलब 250. सो रियल वेज हैज गॉन डाउन फ्रॉम 300 टू 250, मतलब देयर इज अ फॉल इन रियल इनकम. रियल वेज में देयर इज अ फॉल ऑफ 50. सो रियल वेज जो पहले 300 था अभी रियल वेज किधर पहुंच गया 250 पे. तो अपने को खाली इतना पूछा है द रियल वेज इज, तो द रियल वेज हैज टर्न्ड आउट टू बी 250 हो गया जो पहले 300 पे था. यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेशन में यहाँ पे और थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए. यहाँ पे क्वेश्चन में द रियल वेज इज डिक्रीज्ड बाय या द रियल वेज इज इंक्रीज्ड बाय ऐसा होना चाहिए. बट यहाँ पे खाली रियल वेज पूछा है, मतलब द रियल वेज हैज नाउ गॉन टू 250. देयर इज अ फॉल विच विल अल्टीमेटली लीड अ हार्ड लाइफ फॉर द पर्सन बिकॉज उसका परचेसिंग पावर कम हो गया. नेक्स्ट, द सर्क्यूलर टेस्ट इज नोन एज. सर्क्यूलर टेस्ट यहां पे देखो, यहां पे ये पूरा सर्कल जो है 1 0 0 1 1 2 2 0 प्रोडक्ट 1, इधर 1 2 0 1 2 0, ये यहां पे ऑर्डर सही नहीं है. इधर 2 0 1 2 0 1 ऑर्डर सही नहीं है. 0 2 2 1 1 2 ये भी ऑर्डर सही नहीं है. सी सर्क्यूलर टेस्ट जब भी रहेगा तो समझो प्राइस 0, प्राइस 1, प्राइस 2, अभी ये दोनों के बीच में जो इंडेक्स है वो 0 1, ये 1 2 और ये 2 0. तो तुमको क्या चेक करना है 0 1 1 2 एंड 2 0. ये परफेक्टली ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है. ऑप्शन ए इज योर आंसर. सर्क्यूलर टेस्ट एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर रहा है. देखो आ जाओ आगे. इन द डेटा group Bolli's and Laspier's index number is as follows. Bolli's index number 150, Laspier 180, Pache's index number निकालने का है. Dorbish Bolle is arithmetic mean between Laspier's and Pache's.
आ जाओ, डॉर्बिश बोले अपना 98 है ये। डॉर्बिश बोले is Laspier's plus Pache's divided by 2. Dorbish Bolle is 150. So this is 150. Laspier's is 180. So 180 plus Pache's divided by 2. This is 300 is 180 plus P. P is equal to 120. Pache's index number is 120. According to that, option A is the correct answer. Pache's is 120. Aaj. Laspier's index number is a weighted aggregative method by taking the weights as. बढ़िया। अभी यहाँ पे थियरी अगर नहीं आता है तुम लोग अटक गए। सी लास्पियर्स इंडेक्स नंबर में इज अ वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। लास्पियर P1Q0 अपॉन P0Q0 इंटू 100। लास्पियर में ये जो बेस ईयर का जो क्वांटिटी है इसको वजन लिया जाता है। So quantity consumed in the base year, quantity consumed in the current year, value of the item consumed in the base year, value of the item consumed in the current year. Quantity consumed in the base year इसको वजन लिया जाएगा लास्ट ईयर इंडेक्स में। पाशेज होता तो करंट ईयर क्वांटिटी होता। ठीक है गाइस, बढ़िया ये सम पूछा गया। फाइंड द पाशेज इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बेस ईयर का प्राइस जो है ये P0, कमोडिटी दैट इज क्वांटिटी Q0, P1 Q1, ये डेटा अवेलेबल है। यहां पे एक छोटा सा करेक्शन, ये जो 10 है 10, ये यहां पे ये जो 10 है लास्ट वाला वैल्यू, ये लास्ट वाला वैल्यू जो 10 है उसको जरा रेक्टिफाई करो, वो है 1 1। एक छोटा सा करेक्शन है यहाँ पे, जरा प्रिंटिंग एरर है तो ये मैं 0 निकाल देता हूं यहां से। इट इज 1, इट इज 1। ठीक है, नाउ चलो अभी पाशेज इंडेक्स नंबर अगर चाहिए तो पाशेज इंडेक्स नंबर में करंट ईयर का क्वांटिटी इज ट्रीटेड एज वेट्स। सो P1Q1 अपॉन P0Q0, P0Q1 इंटू 100। ये अपना पाशेस है जिसके अंदर ये जो करंट ईयर का क्वांटिटी है ये हमेशा वेट्स रहेगा। दिस इज इक्वल टू चलो करंट ईयर का प्राइस एंड करंट ईयर का क्वांटिटी यहां पे। चलो ये दो कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, ये दो कॉलम को ध्यान से। ठीक है, एक वैल्यू लेते हैं। चलो सबसे पहले कैलसी तैयार, आ जाओ। सबसे पहले 6 इंटू 30, 6 इंटू 30 एम प्लस, फिर 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 एम प्लस, फिर 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 एम प्लस, एंड लास्ट में 3 इंटू 45, 3 इंटू 45 एम प्लस। मेमोरी रिकॉल 3 3 7 9 अपॉन, अभी डिनोमिनेटर के लिए तुमको P0 को Q1 से मल्टीप्लाई करना है। सो ये क्लियर कर देते हैं। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो ना P1 कैलसी तैयार, P0 5 इंटू Q1 30 एम प्लस, 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 एम प्लस, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 एम प्लस, एंड 1 इंटू 45, 1 इंटू 45
m plus. Memory recall 241 into 100. चलो 379 divide 241 into 100, that is 157.26. Well, dear students, 157.26, according to that, option C is the correct answer. So I hope, dear students, you all must have listened this particular video carefully. हमने काफी सारे typical sums ये वाले पेपर में कवर किए. I hope you all must have enjoyed. Till then, Professor Abel Daftari signing off. Thank you.